जीवन का मसला नहीं है, सामान्य जीवन की बात चल रही है, सामान्य व्यक्ति गृहस्थ जीवन की बात चल रही है। आपके जीवन में आप जो नैतिक सिद्धांत कहते हो और जो आचरण करते हो, यदि आपका व्यक्तिगत जीवन इस मामले में सुसंगत है तो हम कहेंगे पर्सनल इंटीग्रिटी आपकी है। ठीक, सामान्य जीवन की बात है, इसमें क्रांतिकारी बातें नहीं करनी है कि मैं देश के लिए जान दूंगा, वो पर्सनल मामला नहीं हुआ, वो फिर इंटेलेक्चुअल टाइप का मामला हो गया सामान्य जीवन में। और इसमें दूसरी बात है कि जो संबंध हमारे जीवन में है, यदि आप उन संबंधों में पूरी निष्ठा से, प्रतिबद्धता से निर्वाह करते हैं, से पेरेंट्स हैं, छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं, जिस संबंधी के साथ जिस तरह की कमिटमेंट आपकी होनी चाहिए, यदि वैसी कमिटमेंट है, दिखती है, बार बार साबित होता है, तो आप पर्सनल इंटीग्रिटी वाले आदमी हैं। और सबको ये भरोसा हो कि कोई व्यक्ति आपको खरीद के या अफवाहें फैला के या दुखी करके, डरा धमका के किसी के विरुद्ध नहीं कर सकता। अगर ये भरोसा आपके बारे में लोग करते हैं तो इसका मतलब पर्सनल इंटीग्रिटी आपकी शानदार है। पर्सनल इंटीग्रिटी को ना जीवन के सामान्य एग्जांपल्स में देखा जाता है। जैसे इसका एक सिंपल तरीका क्या है कि आप सबके साथ ऐसा जीवन में कभी ना कभी हुआ होगा। देखो, जैसे बस में टिकट, जो पूरी टिकट होती है ना, 13 साल की उम्र के बाद लगती है, और कुछ बच्चे हैं जो 12 के बाद रुक जाते हैं 5-6 साल के लिए, है ना। अधिकांश बच्चे रुक जाते हैं, उनकी मम्मियाँ रोक लेती हैं, वो उनको बस में ले जाती हैं, ट्रेन में ले जाती हैं। कोई पूछे इसकी टिकट तो बोलते हैं तो 12 साल का है। बच्चा ऐसे देख रहा है माँ को कि 6 साल से 12 का बना रखा है मुझे, 18 का हो रहा हूँ, बोल रही 12 का है। ऐसा होता कि नहीं होता है? आप में से कितने लोगों ने झेला इस चीज़ को? ईमानदारी से शर्मा मत। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। दाढ़ी के बाद तो नहीं झेला इसको, है ना। उसके बाद तो इसको बचा ही नहीं होगा। दाढ़ी के बाद तो इसको पता सीनियर सिटीजन वाला फायदा मिल जाए तो मिल जाए कि आप कह सकते हैं मैं 60+ का हूँ, टिकट कम करो, मेरी सीनियर सिटीजनशिप अलाउंस मुझे दो, ऐसा कुछ मांग सकते हैं, है ना। तो जैसे टिकट, फिर मैंने ऐसे कुछ फेमिनिस्ट को देखा, आपने भी शायद देखा होगा। फेमिनिस्ट होना अच्छी बात है, सम्मान की वस्तु मेरी निगाह में। लेकिन मान लीजिए कि किसी फिल्म की लाइन है, टिकट लाइन है, एक लाइन लगी हुई है, एक ही विंडो है, 4-5 लोग खड़े हैं, फिल्म शुरू होने में आधा घंटा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो पुरुष खड़े लाइन में, उनमें से एक की उम्र 50 साल है, एक की 55 है, एक की 60 है, एक की 65 साल है। इतने में 18 साल की लड़की दंदनाती हुई वहां आई। उसको टिकट खरीदना है अपने लिए और साथ में लड़का है उसके लिए भी लेना है। लड़का लाइन में लगना चाह रहा है तो लड़के ने कहा लाइन में क्यों लगेगा, मैं हूं ना, रुक। सीधे आगे पहुंची, कहा भैया लेडीज की लाइन नहीं है क्या? भैया भड़क गया इस बात पे, भैया कैसे बोला? आप लोग ऐसी बातों से परेशान तो नहीं होते ना, इसी से आपको थोड़ी हंसी आ जाती है तो मामला लाइट हो जाता है ना। तो खैर वो डर गया, उसको लगा कि अगर मैंने कहा लाइन नहीं अलग से कहीं FIR हो जाए, 100 नंबर पर फोन हो जाए, कहीं महिला उत्पीड़न कानून लागू हो जाए, कहीं कुछ हो जाए। उसने कहा दीदी है, आप आइए आइए आइए, अगर आप रुको 2 मिनट रुको, मैं दीदी को फ्री कर देता हूँ। और दीदी के पीछे लड़का सुट्टा लगा रहा है ऐसे, हाँ लिया टिकट, लिया तू, लिया टिकट लिया। तब तक लड़के के 2 दोस्त आ गए। उसने कहा ये दोनों आ गए, चिंटू मिंटू इनके ले ले, 2 टिकट ले ले। फिर उसने 2 और ले ली टिकट। 50, 55, 60, 65 साल के बूढ़े पुरुष वहाँ खड़े हैं साइड में। तो व्यक्तिगत में जैसे फिल्म टिकट की लाइन है, उस टिकट की लाइन में आप वहाँ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। अरे यार 4 लोगों की लाइन में लग जाओ कि मैं लड़की हूँ इसलिए इसका फायदा हर जगह उठा लूंगी, टिकट लेनी है तो मैं 10 मिनट क्यों वेट करूंगी, मैं आगे दंदना के घुस जाऊंगी, अलग से टिकट लूंगी। ये बदतमीजी क्यों करनी है भाई? और वो भी ये जानते हुए कि जो पुरुष खड़े हैं उम्र में आपसे बड़े हैं। इतना तो भाई हर नियम के पीछे एक सेंस होती है। महिलाओं को अलग से लाइन मिल जाए, मेट्रो में डब्बा मिले, एक सेंस है कि जहाँ भीड़ है, भीड़ भड़का है, छेड़खानी हो सकती है, बदतमीजी हो सकती है, उन सब दुविधाओं से उनको मुक्ति मिले, ये समझ में आता है। लेकिन जहाँ वो सब संकट नहीं है वहाँ अपनी स्थिति का दुरुपयोग करना, इसका मतलब पर्सनल इंटीग्रिटी का मामला यहाँ पर चूक रहा है। अगर मम्मी ने अपने बच्चे की उम्र कम बता के छोटी टिकट ली है तो पर्सनल इंटीग्रिटी का मामला चूक रहा है। सरकार नहीं फंसा पाएगी, पर अंतरात्मा भी तो कोई चीज़ है, सेल्फ इवैल्यूएशन तो कोई चीज़ है। आपको तो लगना चाहिए कि आपने गलत किया, ये है पर्सनल इंटीग्रिटी। मैं एक व्यक्ति का एग्जांपल देता हूँ, वो क्या करता है। उसने मुझे बताया एक बार जल्दबाजी में, आखिरी ट्रेन थी, टिकट लेने का समय नहीं था, टिकट लेता तो ट्रेन नहीं मिलती, ट्रेन में जाता तो टिकट नहीं मिलती, ये स्थिति आ गई थी, जाना जरूरी था, चढ़ गया ट्रेन में। कुछ लोग चढ़ते हैं इस भाव से, आना फ्री जाना फ्री, पकड़े गए तो खाना फ्री। पर वो उस भाव से नहीं चढ़ा, वो इस भाव से चढ़ा कि मजबूरी है, मैं क्या करूँ, जाना जरूरी है, चढ़ गया। अब वो ट्रेन में लगातार कोशिश करता है कि टीटी साहब मिल जाए तो उनसे टिकट खरीद ले। टीटी भी तो टिकट दे सकता है ना। टीटी साहब मिले ही नहीं, रास्ता 2 ही घंटे का था उसका। 2 घंटे बाद उसका स्टेशन आ गया। बहुत भारी मन से ट्रेन से उतरा कि टीटी साहब ही नहीं मिले। फिर उसने स्टेशन पे जाके एक आदमी से बात की कि भाई मैं बिना टिकट के आया हूँ, मुझे टिकट खरीदनी थी, मैं क्या करूँ। लोगों ने कहा पागल हो गए, जाओ कौन लेता टिकट, जाओ। उसका मन नहीं माना, वो टिकट विंडो पर गया। X स्टेशन से आया था, Y पे उतरा था, उसने Y स्टेशन से X की टिकट ली, टिकट खरीदी और वहीं उसने फाड़ के फेंक दी। टिकट वाला बोला पागल हो क्या, किसी को दे देते? बोला नहीं यार, बिना टिकट की यात्रा की है। और मैं अपने बच्चों को ये सिखाता हूँ कि बच्चे ईमानदारी से रहो, इसलिए किसी ने मुझे पकड़ा या नहीं पकड़ा ये मैटर नहीं करता। मेरे मन में ये फांस रहेगी कि मैंने एक बार सरकारी संसाधन का दुरुपयोग किया जबकि मैं सक्षम था कि मैं उसके लिए कीमत चुका सकूं। अगर ऐसा, अच्छा ऐसा तो बहुत रेयर नहीं होते हैं, ऐसे लोग होते हैं हमारे समाज में, ऐसे लोग तो ठीक ठाक संख्या मिल जाएंगे, 2-4% तो होंगे ही ऐसे लोग समाज में। यदि कोई ऐसा व्यक्ति हमारे समाज में आपको देखे, अपने आसपास देखे, तो आप क्या कहेंगे उसके पास कौन सी इंटीग्रिटी है? पर्सनल इंटीग्रिटी है, व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा। व्यक्ति अपने प्रति जिम्मेदार है, व्यक्ति अपनी चेतना के प्रति, अपनी नैतिक चेतना के प्रति जिम्मेदार है। किसी और की चिंता नहीं है कि लोग क्या कहेंगे।
लोग क्या कहेंगे के बजाय मेरा दिल क्या कहेगा, मेरी अंतरात्मा क्या कहेगी। तो इसमें एक बात आप लिख लें, अंतरात्मा का दबाव इसमें ज्यादा होता है, कानून का कम होता है। मैं खुद से नजर कैसे मिलाऊंगा, यह सवाल ज्यादा बड़ा है। दूसरों से तो नजर मिला लेंगे, खुद से नजर कैसे मिलेगी, यह सवाल अगर बड़ा हो तो इस इंटीग्रिटी का नाम है पर्सनल इंटीग्रिटी। कहानी साफ हो रही है कि सफा हो रही है? साफ हो रही है। चलिए, तीसरी जो है इंटीग्रिटी, उसका नाम है व्यावसायिक सत्यनिष्ठा, यानी कि प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। प्रोफेशनल इंटीग्रिटी का सिंपल सा मतलब है कि आप जो व्यवसाय जीवन में करें, जो भी कार्य करें, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो तो उस ब्यूरोक्रेसी में ही वही आपका व्यवसाय हो जाएगा, है ना, वही आपका प्रोफेशन हो जाएगा। जो भी आपका प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन के लिए जो इंटीग्रिटी चाहिए वो आपके अंदर होनी चाहिए। प्रोफेशनल इंटीग्रिटी क्या हो सकती है? पहली बात, हर प्रोफेशन में एक होता है कोड ऑफ इथिक्स और एक होता है कोड ऑफ कंडक्ट। अगर आपने इन दोनों को मान लिया तो कहानी वैसी खत्म हो गई। कोड ऑफ इथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, और ये दोनों चीजें आपके पाठ्यक्रम में टॉपिक नंबर 6 में मेरे ख्याल से 6 या 7 में 6 में ही है शायद, कोड ऑफ इथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट। ये दोनों क्या होते हैं? कोड ऑफ एथिक्स का संबंध है मूल्यों से, वैल्यूज। यानी कि इस प्रोफेशन में अगर आप आना चाहते हैं तो आपको ये वैल्यूज माननी चाहिए, बेसिक वैल्यूज होती है। वैल्यूज आमतौर पर क्या होती है? मूर्ति, अमूर्त, अमूर्त होती है ना, एक मोटा मोटा आदर्श होता है, नैतिक आदर्श होता है, उसको बोलते हैं कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स पर बेस्ड होता है कोड ऑफ कंडक्ट, और कोड ऑफ कंडक्ट को आप जिस भाषा में तुरंत समझ जाएंगे, समझ लीजिए वो नॉर्म्स हैं या प्रतिमान हैं, और स्पष्ट भाषा में नियम है। आचरण संहिता बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट को। कोड ऑफ एथिक्स को कहते हैं नैतिक संहिता। तो हर व्यवसाय में एक होती है नैतिक संहिता और एक होती है आचरण संहिता। अच्छा, कॉमन सेंस से बताओ कि अगर 5 प्रोफेशन है तो उन 5 में इनमें से कौन सी चीज के कॉमन होने की संभावना ज्यादा है? कोड ऑफ एथिक्स या कोड ऑफ कंडक्ट? एथिक्स, क्योंकि मूल्य है ना, नैतिक मूल्य एक जैसे होंगे, लेकिन वो अलग अलग प्रोफेशन में अलग अलग तरीके से रूल्स के रूप में सामने आ जाएंगे। जैसे ईमानदारी कोड ऑफ एथिक्स का पार्ट है, पर ईमानदारी वकील के लिए जिस रूप में आएगी, डॉक्टर के लिए किसी रूप में आएगी, तो कोड ऑफ कंडक्ट में डिफरेंसेस आ जाएंगे। इसका मतलब जो व्यक्ति कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट का ध्यान रखे, हम कहेंगे उसमें प्रोफेशनल इंटीग्रिटी है। इस बात को थोड़ी और सरल भाषा में अगर कहना हो, एक दो बातें और, कि आप अगर किसी प्रोफेशन में हैं तो क्लाइंट्स आपके होंगे, सेवार्थी आएंगे आपके पास। आप सेवार्थी को जो वायदा करें वो पूरा कर दें। वायदा उतना ही करें जितना आप कर सकते हैं, तो उतना ही वायदा जितना आप कर सकते हैं, उतना ही वायदा जितना पूरा हो सके। और दूसरी बात, जितना वायदा किया है उतना पूरा कर दें। जितना वायदा किया है वो पूरा हो जाए। अगर आप ये 2 काम कर लेते हैं तो आप प्रोफेशनल इंटीग्रिटी वाले आदमी हैं। प्रोफेशन कोई भी, कोई व्यक्ति अगर जूते भी ठीक करता है, मोची भी है, और आप उसके पास जाएं कि भैया जूते ठीक करवाने हैं, कितना टाइम लगेगा, और वो कहेगी सरकार ऐसा है, हुजूर ऐसा है, अभी 3 काम मेरे पास है, चौथे नंबर का काम है, 1.5 घंटा लगेगा। और आपने कितने पैसे लगेंगे उसने ध्यान से देखा, उसने कहा कि इस काम के लिए 20 रुपये लगेंगे। आपने कहा 50 ले लो, पहले कर दो। उसने कहा नहीं सर, जो पहले 3 काम है ना उन सबको प्रॉमिस किया, वो वेट कर रहे हैं अपने घर में, मैं जूते भेजूंगा तो पहन के जाएंगे, वेट कर रहे हैं सर, मैं ऐसे नहीं कर सकता। आपने कहा 100 रुपये ले ले यार, कर दे जल्दी है। सॉरी सर, कमिटमेंट की हुई है, किसी को तोड़ नहीं सकता हूँ। तो ये जूते गांठने वाला व्यक्ति क्या है? प्रोफेशनल इंटीग्रिटी का आदमी है। और बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए कई बार इससे वंचित होते हैं। कौन किस पद पर है इससे बात तो नहीं होता है, कोई किसी भी पद पर रहकर प्रोफेशनल इंटीग्रिटी का ख्याल रख सकता है, कुछ लोग नहीं रखते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर्स का जो कोड ऑफ एथिक्स होता है उसको बोलते हैं हिपोक्रेटिक ओथ। एक हिपोक्रेटस नाम का आदमी था, उसके नाम पर ये शपथ है, हिपोक्रेटिक शपथ। अब उसमें जो बातें लिखी है ना, उसकी कसम खाते हैं डॉक्टर लोग, मेडिकल साइंस पूरा करते हैं, उसकी कसम खाते हैं। अब कसम खा ली तो फिर खा ली, फिर ये नहीं कि आप पीछे हट गए। तो जो हिपोक्रेटिक ओथ में दिए सिद्धांतों को पूरी निष्ठा से निभाएगा, हम कहेंगे कि वो मेडिकल साइंस में प्रोफेशनल एथिक्स का ध्यान रखता है। उसमें क्या है? अनावश्यक रूप से किसी का ऑपरेशन नहीं करना, अनावश्यक रूप से किसी को दवाई नहीं देना, आज की भाषा में जोड़े तो अनावश्यक रूप से किसी का टेस्ट नहीं करवाना, किसी पर झूठ मूठ में मेडिकल एक्सपेरिमेंट न करना। ये सब डॉक्टर अगर अपनी पे आ जाए तो क्या नहीं कर सकता है। यूथेनेशिया का सिद्धांत नहीं है तो इसकी वजह सिर्फ एक डॉक्टर्स मान रहे हैं। यूथेनेशिया तो बहुत आसान चीज है ना, कितना आसान चीज है, मुश्किल से 2 इंजेक्शन लगाने हैं, एकदम शांत मौत हो जाती है इंसान की, इतना आसान काम है। पर मेडिकल एथिक्स में है कि हम किसी व्यक्ति को जो जीवित रह सकता है उसको मारेंगे नहीं। इसलिए आप पाएंगे कि भारत में भी कोई यूथेनेशिया चाहे तो बहुत आसान मामला नहीं है, असंभव जैसा है, क्योंकि मेडिकल एथिक्स कम से कम इस मामले में ठीक से चल रहा है। स्पष्ट हुआ? चलिए, इसके बाद जो 2 गौण हैं उसमें से एक है आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी और दूसरी है ब्रांड इंटीग्रिटी। आर्टिस्टिक है कलाकारों के लिए जी, मतलब मन वचन कर्म एक हो, किसी में भी आ सकता है, लेकिन पर्सनल और इंटेलेक्चुअल में ज्यादा स्कोप है उसका प्रोफेशनल की तुलना में। मन वचन और कर्म की एकता, वाह क्या बात है। किसी में ऐसा हो जाए तो फिर उसकी बात ही अलग है। आप में है?
चलिए ठीक है। तो कलाकार की सत्यनिष्ठा क्या चीज है? आर्टिस्टिक इंटेग्रिटी या आर्टिस्ट इंटेग्रिटी या कलाकार की सत्यनिष्ठा, इसका मतलब ये होता है जो इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी है, जब वही किसी कलाकार के बारे में तो उसको बोलते हैं कलाकार की सत्यनिष्ठा। इसका मतलब क्या, देखो कलाकार दो प्रकार के होते हैं। कुछ कलाकार होते हैं जो धन, संपदा, सम्मान या सुविधाओं के लिए अपनी कलात्मक क्षमताओं का सौदा कर लेते हैं, जिनके लिए ज्यादा बड़ी चीज क्या है कि धन मिलना चाहिए, सुविधाएं हों, राज्य कवि का दर्जा मिल जाए, राज्य कलाकार का दर्जा मिल जाए, एक लाल बत्ती वाली गाड़ी मिल जाए टाई टाई करने वाली, और बस उसके बाद राजा जी जो कहे मैं वही लिखूंगा, राजा जी की पेंटिंग बनाऊंगा, मैं मोदी चालीसा लिखूंगा, मैं लालू चालीसा लिखूंगा, मैं ऐसी रचनाओं का उत्पादन करूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं। और ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा गया है? राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, पर यह सुबह सुबह की बात है। राजा को इतना महत्व देंगे कि जो राजा चाहेगा वो लिखेंगे, वो साबित कर देंगे, इतिहास में भी वही लिखा जाएगा जो राजा चाहता है। तो जो लोग ऐसा करते हैं उनके बारे में कहते हैं कि उनके पास कलाकार वाली इंटेग्रिटी नहीं है, वो किसी लोभ में बिक गए हैं, और जो किसी लोभ में बिक गया उसे कलाकार का सम्मान नहीं मिलना चाहिए। कलाकार बड़ी चीज है, कवि या साहित्यकार या पेंटर, चित्रकार, स्थापत्यकार, ये बड़ी चीज है, संगीतकार बड़ी चीज है। इसलिए जब कुछ दिन पहले मैंने देखा कि कुछ कलाकारों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है नाराज होकर, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम कलाकार आज के माहौल में बोल तो रहे हैं। विरोध में भी लिखी कुछ लोगों ने, मुझे इससे भी दिक्कत नहीं है, आप पक्ष या विपक्ष में कहीं तो खड़े हैं, कम से कम अपनी बात कह तो रहे हैं, इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी दिखा तो रहे हैं। ये होती है कलाकार की सत्यनिष्ठा। और जो कलाकार कह दे कि भाई जो मेरे मन में मैं तो वो लिखूंगा, जिसको जो करना है कर लो, डरेंगे हम किसी से नहीं। ऐसे सब लोगों के मुखिया का नाम क्या है? कबीरदास। जो इस मूड में रहता है, राजा जाए भाड़ में, रानी जाए भाड़ में, जनता जाए भाड़ में, मैं तो अपनी बात लिखूंगा, अच्छा लगता है पढ़ो वरना मत पढ़ो, जो इस मूड में रहता हो, वो होता है अपनी कलाकृति से या कलाकार वाली क्षमताओं से न्याय करने वाला व्यक्ति। तो ऐसे कबीरदास हैं। एक व्यक्ति स्पेन में हुआ था, उसका नाम था लोरका। स्पेन में गृह युद्ध में इसका बड़ा महत्व था, बाद में इसकी हत्या कर दी गई, मर गया। ऐसे ही कोई और कवि बताइए, जैसे मीरा है, जिन लोगों ने अपने लेखन के लिए, अपनी कलाकृति के लिए बड़ी से बड़ी आहुति दे दी, लेकिन झुके नहीं। अरे सिर्फ हिंदी की नहीं, कुछ और भी बताइए, सिर्फ हिंदी के कवि क्यों ले? चलो आप नागार्जुन लिख लो भाई, आपका मन कर रहा है नागार्जुन का। एक पंजाबी के कवि हुए अवतार सिंह पाश, उनकी भी हत्या हो गई थी। पास नहीं, पाश, शेर वाला श, अवतार सिंह पाश, ठीक है। मार्क्स कलाकार नहीं था, चिंतक था। हमें यहाँ पर कलाकार चाहिए। आप जिस जिसका नाम जानते हो उनका नाम ले दीजिए, जो भी आपको लगता है कि इस लेवल का व्यक्ति है उसका नाम शामिल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट समझ में आ गया? ये होती है आर्टिस्टिक इंटेग्रिटी। अंतिम है ब्रांड इंटेग्रिटी। एक चीज होती है बाजार में, जिसको बोलते हैं ब्रांड, और बाजार में वस्तु नहीं बिकती, बाजार में ब्रांड बिकता है, ब्रांड। और ब्रांड जिसका है उसे ब्रांड की जो साख है ना, उसका ध्यान रखना होता है, रखना चाहिए भी, वरना उसकी गुडविल जो है ना। देखिए पूरी इकोनॉमिक्स और पूरा सोशल लाइफ जिस चीज को सबसे ज्यादा वैल्यू करती है उसको बोलते हैं गुडविल। जब आप पढ़ेंगे कांट को तो ये शब्द एक दूसरे अर्थ में आएगा, अभी तो हम ऐसा कर रहे हैं गुडविल। और जब कांट को पढ़ेंगे तब ये क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा गुडविल, तभी ऐसा हो जाएगा। अभी ये एक शब्द है गुडविल। गुडविल का मतलब है साख, विश्वसनीयता। अगर आपको किसी कंपनी, किसी सरकार, किसी व्यक्ति भी हो सकता है किसी सिचुएशन में, उस पर ऐसा भरोसा हो कि किसी भी स्थिति में चीट नहीं करेगा, छल नहीं होगा, कपट नहीं होगा, अगर आपको यह भरोसा किसी भी संस्था को लेकर, सरकार को लेकर, शासन तंत्र को लेकर, इंडिविजुअल को लेकर हो जाए, तो हम कहेंगे कि आप उसको ब्रांड के रूप में लेते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए कि आपने एक फोन खरीदा, कोई भी फोन खरीदा, जैसे एप्पल का लिया फोन मान लीजिए, एप्पल की साख है या नहीं है? साख। और क्या हुआ कि एप्पल के फोन में करीब 10,000 फोन ऐसे आए जिसकी बैटरी खराब थी, बिक गए। और 10,000 में से एक ही व्यक्ति ने शिकायत की, बाकी सबने अपनी बैटरी खरीद के लगा ली, बोला ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है, ऐसा क्या है, लगा ली। और एप्पल कंपनी के सीईओ को पता चला कि एक फोन के ग्रुप में 10,000 फोन थे जिनकी बैटरी खराब थी, तो वो क्या करेगा? शिकायत केवल एक व्यक्ति की आई है, शिकायत ज्यादा की नहीं आई है। वो अपनी ओर से क्या करेगा? उन 10,000 व्यक्तियों को मैसेज भेजेगा या पब्लिक नोटिस देगा कि ये फोन जिनके पास हैं उनसे निवेदन है कि अपना फोन वापस करके नया फोन ले जाएं। इसमें उसको नुकसान होगा ठीक ठाक, लेकिन उस नुकसान से बड़ी है उसकी साख, ये भरोसा कि अगर आपने इसके साथ कुछ सामान लिया है एप्पल के साथ तो चीटिंग नहीं होगी। अगर किसी संस्था, किसी कंपनी, किसी सरकार के साथ ये साख जुड़ जाए तब बोलते हैं कि वो ब्रांड बन गया है। और ब्रांड इंटीग्रिटी का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति ब्रांड होते हैं, नरेंद्र मोदी ब्रांड भी तो है, केजरीवाल ब्रांड भी तो है, तो व्यक्ति भी ब्रांड हो सकता है, कंपनी भी ब्रांड हो सकती है, सरकार भी ब्रांड हो सकती है। मोदी सरकार, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, मोदी सरकार। पार्लियामेंट्री सिस्टम में किसी व्यक्ति के नाम की सरकार कैसे हो सकती है? पर ब्रांड मोदी है, इसलिए सरकार का नाम मोदी सरकार होगा। भाजपा सरकार नहीं है, मोदी सरकार है, वरना तो पार्टी का नाम आना चाहिए ना,
लेकिन जब हम किसी व्यक्ति के नाम से सरकार का नाम बोलते हैं इसका मतलब ब्रांड पार्टी नहीं है, ब्रांड व्यक्ति है। भाजपा ने जितना मोदी को जिताया उससे ज्यादा मोदी ने भाजपा को जिता दिया, ये मामला है, इसलिए ब्रांडिंग मोदी की ज्यादा है। तो ब्रांड इंटीग्रिटी का मतलब है कि यदि आपका ब्रांड है तो ये भरोसा हमेशा कायम रखना कि ब्रांड मजबूत है, और ब्रांड को बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार के छल कपट से दूर रहना, इसी को बोलते हैं ब्रांड इंटीग्रिटी। और बाजार में ऐसा माना जाता है कि जो कंपनियां सबसे बेहतर परफॉर्म करती हैं वो इस इंटीग्रिटी की वजह से ही परफॉर्म करती है। जैसे भारत में टाटा कंपनी है, अगर टाटा का कुछ है तो आपको भरोसा रहेगा कि ये चीज ठीक होगी, इसमें घपला नहीं होगा। ये भरोसा अनिल अंबानी पे नहीं जमेगा आपको, क्योंकि उसने वैसी ब्रांडिंग बनाई नहीं अपनी, उसको लेके आपको लगेगा कि पता नहीं मामला चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन अगर रतन टाटा कह दे कि भाई ये प्रोडक्ट मैं ला रहा हूँ, आपको भरोसा समझाएगा कि फेल भी होगा तो नुकसान हमें नहीं होगा, इसका होगा। तो इसका नाम है ब्रांड इंटीग्रिटी। मुझे नहीं पता कि ब्रांड पे सवाल पूछेंगे, लेकिन अगर पूछें तो आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। चलिए अब पूरी इंटीग्रिटी को एक साथ लेते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि क्या इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी में, ईमानदारी में कोई अंतर हो सकता है या इन दोनों को एक ही बात मान लिया जाए। वैसे तो जुड़वा बहने हैं, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी। सामान्यतः इन दोनों शब्दों का प्रयोग पर्यायवाची के रूप में होता है। तो पहली बात क्या है, सामान्यतः पर्यायवाची, यानी सामान्य जीवन में आप इसके बदले वो लिख देंगे, उसके बदले ये लिख देंगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि अरे ये क्या कर दिया, चल जाएगा। इसलिए सामान्यतः दोनों शब्द परस्पर समानार्थक हैं, पर्यायवाची हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि क्वाइन नाम के भाषा दार्शनिक ने कहा है कि दुनिया में दो शब्द पर्यायवाची हो ही नहीं सकते हैं, वरना वो दो होते ही क्यों, एक ही होता। तो शब्दों में अपूर्ण पर्यायता होती है, इनकम्प्लीट सिनोनिमिटी होती है, कंप्लीट सिनोनिमिटी नहीं होती है। तो इसका मतलब इन दोनों में भी अंतर हो, जैसे आस्था और विश्वास में अंतर नहीं किया था, वैसे ही अंतर इन दोनों में भी है। आपने एक शब्द सुना कभी, जैसे समानता की नकारात्मक धारणा, समानता की सकारात्मक धारणा, कहीं सुना है ऐसा? नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी एंड पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी, नहीं सुना है? कोई बात नहीं, तो मैं आपको, अगर वो सुना होता ना तो उससे सीधे हम पुल बना के यहाँ पहुंच जाते कि वही चीज अप्लाई हो जाती। चलो मैं आपको समझाता हूँ। नकारात्मक सकारात्मक शब्दों के कई मतलब होते हैं। एक मतलब ये होता है कि जो बुरा है वो नकारात्मक है, जो अच्छा है सकारात्मक है, ये तो पॉपुलर है ही। एक मीनिंग होता है कि आप किसी चीज को डिफाइन कैसे करते हैं, आपकी भाषा डिफाइन करने में कैसी है, नकारात्मक या सकारात्मक। ये कंसेप्ट अप्लाई होता है पॉलिटिकल साइंस में, इक्वालिटी, लिबर्टी, इन सब सिद्धांतों में, जस्टिस, इन सब सिद्धांतों की व्याख्या में। जैसे कोई कहे, जैसे हरियाणा में अगर किसी को किसी की सुंदरता की तारीफ करनी हो, तो मैंने एक बार एक सुनी थी, रागनी सुनी थी, उसमें ऐसी बात आई थी। तो लड़का लड़के से कह रहा है कि देख, तेरी आंखों की तारीफ ये है कि तू अंधे नहीं है, तेरी चाल की तारीफ ये है कि तू लंगड़ी नहीं है। क्या तारीफ है? अच्छा, ऐसी तारीफ कोई किसी की करे तो सामने वाला समझ नहीं पाता कि तारीफ हो रही है कि क्या हो रहा है, तो उसको बड़ा डाउट सा रहता है कि इसमें थैंक यू बोलना है, जूता उतार लेना है, समझ नहीं आता है, क्लैरिटी नहीं बन पाती है। मैंने इसके माध्यम से आपको नेगेटिव पॉजिटिव कंसेप्ट समझा दिया, समझ नहीं पाए भाई, मतलब ये नहीं समझ पाए कि समझा दिया है, समझ गए आप। मैं दो वाक्य बोलता हूँ। एक वाक्य, समानता का अर्थ है विषमताओं का न होना। दूसरा, समानता का अर्थ है ऐसी स्थितियों का होना जिसमें हर व्यक्ति लगभग एक स्तर पर अपना जीवन जी सके। हमने पहले वाक्य में समानता को डिफाइन किया नेगेटिव तरीके से कि समानता क्या नहीं है, विषमताओं का नहीं होना समानता है, क्या नहीं होना समानता है। और दूसरे में क्या कहा, समानता क्या है, बंधनों का नहीं होना ही स्वतंत्रता है। यह स्वतंत्रता की नेगेटिव इंटरप्रिटेशन है। स्वतंत्रता का मतलब है ऐसी परिस्थितियों का होना जिसमें व्यक्ति अपने मन, अपने विचार के अनुसार अपना जीवन निर्धारित कर सके। क्या मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को? यदि आप किसी चीज को डिफाइन करते हैं इस सेंस में कि वो क्या नहीं है, तू, तेरी आंखें अच्छी, कभी तू अंधी नहीं है, ये सौंदर्य की नेगेटिव इंटरप्रिटेशन हुई। तेरी गति या तेरी चाल अच्छी है क्योंकि तू लंगड़ी नहीं है, तू लंगड़ा नहीं है, ये एक खराब व्याख्या है। जबकि सौंदर्य की तारीफ होगी तो इस चीज पर होगी कि कोई क्या है, उसके पक्ष में होगी। तुम अच्छे दिमाग के हो क्योंकि तुम्हें कंसेप्ट समझ में आते हैं, इस तरह से होगी। तो समानता हो, स्वतंत्रता हो, न्याय हो, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। अब मैं आपको दो वाक्य बोलता हूं, बताइए ध्यान से। ईमानदारी का अर्थ है बेईमान न होना, जबकि सत्यनिष्ठा का अर्थ है ईमानदार होना। इन दोनों बेसिक अंतर इतना ही है, ध्यान से सुन लीजिए एक बार, फिर एग्जांपल देकर समझाता हूं। सत्यनिष्ठा का अर्थ है ईमानदार होना और ईमानदारी का अर्थ है बेईमान न होना। एक एग्जांपल लेते हैं, बात समझाइए उससे। पहले इसको लिखने की भाषा थोड़ी सी अलग हो जाएगी, मैं तो समझाने के लिए आपसे कह रहा हूं कि मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं और बैट्समैन है आप। गली मोहल्ले वाला क्रिकेट है, जो बेरोजगार था वो अंपायर बना हुआ है, जो बाद में आया मैच शुरू होने के बाद अगले मैच तक वेट करना है तो उसको अंपायर बना दीजिए, चल भाई अंपायर बन जा। और अंपायर ऐसा नहीं है कि आपके पक्ष में है या किसी के भी पक्ष में है, वो थोड़ा सा पैदल टाइप का आदमी है, अंपायरिंग कर रहा है क्योंकि बेरोजगार है। बॉलर ने बॉल फेंकी, अच्छी बॉल, नो बॉल नहीं है, बढ़िया बॉल फेंकी है, आपके बैट से बहुत हल्की सी टच होके बॉल पीछे गई, विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई। विकेट कीपर नहीं समझ पाया कि आप आउट हैं, इतनी हल्की सी टच हुई थी बॉल की, उसको पता ही नहीं चला।
बॉलर को भी नहीं पता चला, दुनिया में एक ही व्यक्ति को पता चला, वो आप हैं। अंपायर को तो कभी नहीं पता चलेगा जैसा है। और ना विकेट कीपर ने अपील की, ना बॉलर ने अपील की। जब तक कोई अपील ना करे, अंपायर का धर्म है ही नहीं विचार करने का। उसने सुना भी नहीं था, किसी ने अपील नहीं की। आपने देखा किसको नहीं पता चला, उसको नहीं पता चला, तो मैं पागल हूं जो बताऊं? आप भी चुप रह गए। तो आप ये बताइए कि क्या आपने कोई बेईमानी की, या आप मोटे तौर पे ईमानदार माने जा सकते हैं? कोई अपील करता, अंपायर आउट देता, आप चल पड़ते। यहां तक कि बॉलर अपील करता, अंपायर आपकी आंखों में झांक के देखता, आप शायद कह देते कि हमें आउट हो, कोई दिक्कत नहीं। किसी ने पूछा ही नहीं, अपील ही नहीं की, तो फिर आप क्यों बताएंगे बाजार में जाके मैं आउट हूं, मैं आउट हूं? ऐसा क्यों करेंगे? आप खड़े रहे तो आप खेलते रहे। इसका मतलब है कि आप ऑनेस्ट तो हैं, पर इंटीग्रिटी नहीं है। इंटीग्रिटी तब होगी जब आप देखेंगे विकेट कीपर को नहीं पता लगा, बॉलर को नहीं पता लगा। अब अंपायर से कहेंगे, अंपायर साहब मुझे लगता है कि मैं आउट हूं और ये लोग अपील नहीं कर रहे हैं, आप चेक कर लीजिए या निर्णय दे सकते हैं, मेरी राय में मैं आउट हूं। और अंपायर क्या करेगा? ऐसे कर देगा। फिर वहां कंप्यूटर में घुसे हुए 4 लोग देखेंगे ध्यान से, वो बना के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बना के देखेंगे, और फिर आएगा हल्का टच हुआ है, पूरे देश की धड़कनें थम जाएंगी, और फिर आएगा बड़ा सा आउट। और देश को जीतने में 5 रन चाहिए थे, 3 बॉल थी, आपके पास जो है इतना फुद्दू टाइप का है कि वो बना नहीं पाएगा, आप बना सकते थे। तो देश आपका क्या करेगा? देश आपका सम्मान करेगा, बहिष्कार करेगा? सही बात है कि देश के कुछ लोग बहिष्कार करेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद पूरा देश सम्मान करेगा। अंततः इट इज गुड टू बी गुड। अच्छा होना अंततः अच्छा ही होता है। देश को हटा के सोचो एक बार, देश के एंगल आने से मामला बिगड़ जाता है। बिना उसके देखें, अगर ऐसा प्लेयर आप देखेंगे तो हार जीत अपनी जगह है, दूसरी टीम का ही प्लेयर है, उसने कहा भाई मैं आउट हूं, आपका मन जिस भाव से भर उठेगा वो है श्रद्धा का भाव। और फिर वो किसी टीम में खेले, आपके खिलाफ खेले, आप जब जब मिलेगा उसे पैर छूते रहेगा, भैया बस आपके जैसा होना है, ऐसा इंसान बनना है, आप रोल मॉडल हमारे हैं। तो मैं 3 वाक्य बोलता हूं, जल्दी से बोल देना, हाँ समझ में आ गया। वाक्य क्रमांक 1, ईमानदारी का मतलब है कि आपने कोई गलत काम नहीं किया है, नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। और इंटीग्रिटी का मतलब है आपने नियमों की मूल भावना को ध्यान रखते हुए कदम उठाया है। नंबर 1 हो गया। नंबर 2, ऐसा हो सकता है कि आप ईमानदार हो किसी सिचुएशन में, किंतु सत्यनिष्ठ ना हो। पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप सत्यनिष्ठ हो पर ईमानदार ना हो। अगर आप सत्यनिष्ठ हैं किसी सिचुएशन में तो ईमानदार तो होंगे ही होंगे, पर यह संभव है कि ईमानदार होते हुए सत्यनिष्ठा उस खास क्षण में मौजूद ना हो। और तीसरी बात, सत्यनिष्ठा ईमानदारी की तुलना में उच्चतर हायर वैल्यू है, जबकि ईमानदारी सत्यनिष्ठा की तुलना में लोअर वैल्यू है। क्या मैं समझा पाया आपको? तो अब जाइए।